गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 का 6th लेसन कर रहे हैं बेटा हम सफीती में बारिश, जिनके लेखक हैं करसन नाथ जी। कल तक हमने किया था कि लाहौस की तरह सफीती में भी 2 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने 6 ऋतुओं का बखान किया गया। 6 जो ऋतुएं होती हैं, एक तो हमारे यानी कि केवल 2 ऋतुएं जो शीत और वसंत ऋतु के बारे में ही बताया गया था कि जो वसंत ऋतु होती वह 1 जून से सितंबर तक एक वसंत ऋतु होती है हमारी, जिनका वहाँ पर जो ताप और बाकी जो है जुलाई से तक होती हैं। लेकिन वहाँ का जो तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस है। जनवरी में का जो शेष ऋतु जो शीत ऋतु होती है वो हमारे जनवरी में होती है। वहाँ का उस समय का जो तापमान होता है भी 8 डिग्री सेल्सियस वगैरह होती हैं। किस प्रकार से लाहौस में भी कम होती हैं कि वहाँ पर उसमें न तो फूल वगैरह खिलते हैं, हरियाली वगैरह आती हैं आदि के बारे में बताया गया था। सफीती में लाहौस से भी कम वर्षा होती है कि लाहौस में भी वर्षा तो कम होती है, लेकिन लाहौस से भी कम कहाँ पे होती है? सफीती में वर्षा कम होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, जहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन से किस प्रकार से शुरू होती है, इसके बारे में बताइए। हमारा गद्यांश है जिसके हमने 100% व्याख्या करनी है। प्रश्न लिखना है इसमें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सफीती में बारिश से नामक पाठ से ली गई है। इनमें इनके लेखक श्री करसन नाथ जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में सफीती की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है और दूसरे वहाँ के लोगों को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और कालिदास ने ऋतु संहार नाटक में वर्णित वर्षा का जो वर्णन भी किया है उसके बारे में भी इनमें बताया गया है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में वर्षा का, इसमें इसके कवि करसन नाथ जी ने कहा है कि महाकवि कालिदास ने अपने ऋतु संहार में सफीती में जो वर्षा हुई है उस सफीती में वर्षा का विनाश तो करना ही पड़ेगा। महाकवि कालिदास को अपने ऋतु संहार में सफीती में वर्षा के विनाश का वर्णन तो करना पड़ेगा ही। कि कालिदास ने वर्षा का क्या ठाठ है? उसने कहा कि कालिदास ने विंध्याचल पर्वत पर होने वाली वर्षा का एक सुंदर चित्रण किया है। वहाँ के सुंदर चित्रण, वहाँ के ठाठ के बारे में बताया है कि यह वर्णन इसकी प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मत वाले हाथी पर चढ़ा हुआ चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ कि हे प्रिय, सुख देने वाला और सुंदर लगने वाला, कि हे प्रिय, सुख देने वाला और सुंदर लगने वाला वर्षा काल पानी की फुहारों से भरे बादलों के मस्त हाथी पर सवार होकर के आ रहा है, सवार होकर के आ चुका है। यानी कि हमारा जो आकाश, नीला जो आकाश है, इस नीले आकाश में बादल छा गए हैं और अब क्या होगी? वर्षा होगी। आ गया है बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गर्ज के नगाड़े बजाता हुआ कि वर्षा काल, यह सावन भादों का जो महीना होता है, बिजली रूपी झाड़ियां फहरा रहा है। यानी कि बिजली कड़क रही है, चमक रही है। उस समय आकाश के अंदर बादल छाए हुए हैं और बिजली रूपी झाड़ियां फहरा रही हैं, चमक रही हैं। अर्थात आकाश में जो बिजलियां होती हैं वो चमक रही हैं। और वर्षाकाल या मानसून बादलों की गर्जन रूपी नगाड़े अपने बैंड बाजे बजा रहे हैं। कि बादलों के अंदर जब बिजलियां गर्जना कर रहा होता है तो उस समय वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गर्जना रूपी बैंड बाजे बजा रहे हैं। यह कामिजिनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा है। यानी कि जब बादल गरज रहे होते हैं
तो वर्षाकाल विलास करने वाले जो लोग होते हैं वर्षाकाल को पसंद करते हैं। उन्हें कहा कि उसी प्रकार से वर्षाकाल भी अपनी पूरी शान शौकत रूपी बादलों यानी कि हाथी पर चढ़कर फावड़ों के साथ बिजलियों की झाड़ियों के फरहार करता हुआ बैंड बजाते बजाते हुए पृथ्वी के लोगों के पास वह पहुंच रहा होता है। और उस समय की हे प्रिय वहां पर राजाओं के समान जब ये बादल यानी कि लोगों के पास पहुंचता है तो जिस प्रकार से राजा लोग ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और वह सुखपूर्वक मानते, उसी प्रकार से अब लोग भी राजाओं की तरह ठाट बाट का जीवन व्यतीत किए हैं। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि इन पंक्तियों में आकाश में किस प्रकार से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे होते हैं और वर्षा हो रही होती है उसके बारे में बताते हैं। तत्सम तद्भुव शब्द है। कालिदास की वर्षा वर्णन की प्रशंसा की गई है। भाषा सहज व्याकरण है। अनुप्रास अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब इसके प्रश्न जैसे ऋतु संहार किस कवि की रचना है? किसकी बताई गई थी ऋतु संहार? कालिदास की रचना है। कालिदास वर्षा का वर्णन कैसे आरंभ करते हैं? कि कालिदास वर्षा का वर्णन आरंभ करते हुए कहते कि हे प्रिय, सुख देने वाला और सुंदर लगने वाला वर्षा काल पानी रूपी बादलों से भरे हुए क्या मस्त हाथी पर सवार होकर के आ रहा है। पावस किन लोगों के लिए है कि सभी कामुक जनों के लिए प्रिय जो मौसम होते हैं वह सभी लोगों के लिए माना गया है। आगे ही ये भी हमारा गद्यांश है कि यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता। ये हमारा गद्यांश है। इन पंक्तियों में भी इनकी कवि कृष्णनाथ जी ने स्फीति यात्रा और वहाँ के जनजीवन का ही वर्णन करते हुए कहा है। स्फीति क्षेत्र में किस प्रकार से यात्रा हो रही है, वर्षा हो जो और वहाँ की क्षेत्र के बारे में जनजीवन का ही वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मैं लेखक कहते कि स्फीति क्षेत्र में वैसी वर्षा ऋतु नहीं होती। ये पास नहीं कि स्फीति में वैसी वर्षा ऋतु नहीं होती जैसे कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में विंध्याचल क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है। जैसे कि कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में विंध्याचल क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है। हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है कि हिमाचल के बीच इन मध्य घाटियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इनका लाली में लाहू स्फीति के नर नारी समझ भी पाएंगे। वह यह भी नहीं जानता कि स्फीति के जो लोग होते हैं वे स्फीति के लोग इससे विंध्याचल में होने वाली वर्षा में आनंद का कि इस काले मैं ये भी नहीं जानता कि इस लाहौस में स्फीति के लोग विंध्याचल में होने वाली वर्षा के में आनंद का अनुभव कर पाएंगे या वो नहीं भी कर पाएंगे। मैं ये भी नहीं समझ पाता कि वहाँ के लाहौल स्फीति के नर नारी जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो इस चीज को समझते हैं या नहीं समझते, वो इसका आनंद या अपने मन में अनुभव करते हैं या नहीं करते, मैं ये भी नहीं जानता। वर्षाओं के स्वेदन का अंग नहीं है कि जो वर्षा काल है वह उन्होंने कभी ऐसा वर्षा को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनका कोई स्वेदन नहीं है। वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं। वे ये भी नहीं जानते कि जब भी इनको ये भी नहीं, लोगों को वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता होती कि वर्षा काल के समय में जो पानी इतना अधिक होता है उससे नदियाँ जो कि वर्षा से नदियाँ भरकर बहती हैं। क्योंकि वर्षा का जो पानी तो इतना अधिक होता है उसमें जो नदियों के अंदर वो पानी आएगा तो उसमें क्या होगी, नदियाँ बहती ही आएंगी, बहुत सारा पानी उसमें भर जाता है। बादल बरसते ही मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं। बादल गर्जना करते हुए क्या कर रहे हैं, गर्जना करते हुए बरस रहे हैं और मस्त जो हाथी है वो चिंगाड़ उत्पन्न कर रहे हैं।
जंगल हरे भरे हो जाते हैं और उस समय क्या होते हैं, उस वर्षा के समय में जो पेड़ पौधे थे वो भी क्या होते हैं, सभी वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं और अपने प्यारे से यानी कि उस समय क्या होती है, स्त्रियां जो हैं बिछुड़ जाते हैं तो उसमें वह रोती बिलखती रहती है। मोर और वर्षा के समय में क्या करते हैं, मोर नाचने लगते, वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं उसमें। और बंदर चुप मारकर गुफाओं में छिपते हैं, क्योंकि वर्षा के समय में उनको छिपने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं, वो बेचारे बारिश में भीगते रहती हैं। तो उस समय क्या करते हैं, वे गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं और मौन वर्षा के समय में नाचने लग जाते हैं। इसके बाद में फिर इनका विशेष लिखना है। इसमें सफीदी के लोगों ने कभी वर्षा के फुहारों का आनंद नहीं लिया है, वे संवेदनशील नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज सरल है, शैली भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसी गद्यांश के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न हमारा, कहाँ पावस नहीं पहुँचता और क्यों? पावस सफीदी में नहीं पहुँचता है क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है बहुत ही ठंडा होता है, तेज हवाएं चलती हैं, नदी जो नाली होती हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, वहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाती है। सफीदी के लोगों के लिए वर्षा संवेदन का अंग क्यों नहीं है? सफीदी के लोगों ने कभी वर्षा के फुहारों का आनंद नहीं लिया है। सफीदी के लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ठंड के मारे सिकुड़े रहते हैं। बादल घिर कर नहीं आते हैं और नए पर्वतों पर घने जंगल हैं, जो लबालब भर कर बहने वाली नदियाँ भी वहाँ पर नहीं हैं। कालिदास ने वर्षा का वर्णन कैसे किया? कालिदास ने वर्षा का वर्णन कैसे किया था कि कालिदास ने वर्षा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जल की फुहारों से भरे बादलों के मत वाले हाथी पर चढ़ता हुआ, चमकती हुई बिजलियां, बादलों की गर्जन के नगाड़े बजता हुआ, कमाजिन पीरिय का राजाओं के ठाठ-बाट बनकर वो वहां पर पहुंचा है। सफीदी में वर्षा कब और कैसे होती है? सफीदी में वर्षा तो क्या होती है, कभी कभी होती है। तो लोगों का मानना है कि जब कोई भाग्यवान व्यक्ति जब वहां पर आता है तो केवल यहाँ पर तो वर्षा उसी समय होती है। जब वर्षा होती है तो मैं ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सफीदी के अंदर कोई भाग्यवान व्यक्ति आए और उसके आने को लोग क्या कहते, शुभ माना गया है। इस प्रकार सफीदी में एक घटना और शुभ का संयोग माना जाता है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहावनी लगने वाली स्त्रियों का जी, खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई है। ये भी हमारा गद्यांश है। इन पंक्तियों में भी इनके कवि श्री कृष्णनाथ जी ने वहाँ के लोगों के जीवन वन की कठिनाइयों को ही उजागर किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर वर्षा नहीं होती तो उस समय मैदानी भाग जैसी जो हरियाली भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ पौधे पानी वगैरह नहीं मिले तो हरे भरे जो पेड़ पौधे तो कहाँ से मिले। तो उसके बारे में ऐसी बात सुनकर सभी लोग किस प्रकार से हैरान रहे होंगे, उनके बारे में बताए हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें, इसमें लेखक ने कहा है कि महाकवि कालिदास ने वर्षा काल के वर्णन के बारे में बताया कि अपनी किसी रचना में सफीदी का वर्णन किस प्रकार से बताएं कि सफीदी में जो वर्षा होती है वो नहीं होती है, सफीदी में उसके न होने के बारे में जो जानकारी दी, अपनी किसी रचना में सफीदी के जीवन का वर्णन किस प्रकार से बताएं और उनके सुंदर गुणवान व सुंदर स्त्रियों का मन प्रसन्न भी करती है। वर्षा ऋतु गुणवान है, सुंदर गुणों से जो वर्षा है वह वर्षा ऋतु क्या है, गुणवान है, सुंदर गुण है उसके अंदर, और अपने उन सुंदर गुणों से स्त्रियों को क्या करती है, स्त्रियों के मन को भी खुश करती है, स्त्रियों को खिलाने वाली है,
उसमें जब वर्षा होती है तो स्त्रियों का जो मन होता है प्रसन्न हो जाता है। पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी उस समय क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षा से वृक्षों की टहनियाँ, वर्षा काल के वृक्षों की टहनियाँ बेलें जो फैलती होती हैं और उनका विकास भी बहुत अधिक होता है। वर्षा के समय इनका विकास क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सभी जीवों का प्राण बनी भी वर्षा ऋतु आपके मन में साथी पूरी करे। सभी जीवों को सुख पहुंचाती है कौन, वर्षा ऋतु, और सभी की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। वर्षा काल के समय सभी की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। सफीती में नर नारी ये पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यह क्यों नहीं आता। सफीती के लोग कालिदास से हमेशा ये पूछते हैं कि वर्षा ऋतु के बारे में जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई देवता है जो जिनका निवास जो कि वर्षा, सफीती के अंदर जब भी वर्षा होती है कोई एक ऐसा भाग्यवान देवता यहाँ पर आए हुआ है जिसके कारण ये वर्षा हुई है। तो उस समय सफीती के लोग ये कहते हैं कि ये देवता है कौन, ये भाग्यवान व्यक्ति है कौन, इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर, कहाँ रहता है, ये हमेशा क्यों नहीं आता है, जिसके कारण हमारे वर्षा काल में क्यों नहीं आता है, जिसके कारण सफीती में बारिश होती रही, ये कभी कभी क्यों आता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं वहाँ सफीती के लोग जो होते हैं कालिदास से करते रहते हैं। फिर विशेष इसमें से जैसे प्रश्न आता है हमारा कि कालिदास ने वर्षा ऋतु का गुणगान कैसे किया था, सुंदर स्त्रियों को मन खुश करने के लिए क्या था, वहां पर किस प्रकार से किया था, जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उनके मन को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा किया था। सेकंड आता है सफीती के लोग क्यों दुखी थे। सफीती के लोग इसलिए दुखी क्योंकि वहां पर क्या होती, वर्षा नहीं होती है और वर्षा का जो प्रभाव मैदानी क्षेत्रों जैसा नहीं दिखाई देता। स्त्रियों का जी खिलाने वाले किसे बताया, वर्षा ऋतु को ही बताया गया था कि जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय स्त्रियों का, सभी जीवों का मन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बारे में ही बताएंगे। सफीती में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु या मन के साथ पूरी नहीं करती, धरती सूखी, ठंडी और पेंदा रहती है। वह कहते कि जब सफीती में कभी कभी बारिश होती है तो उस समय वह कहते कि धरती वहाँ की सूखी भी है, ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकती। सफीती में साल में एक फसल होती है, बताई थी मुख्यतः फसलें हैं दो किस्म की, जौ, गेहूँ, मटर, सरसों। इसमें से जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले से है। यदि हम ये फसल बोते हैं तो उनकी सिंचाई वगैरह की जाती है तो वो हम पहाड़ों से पानी नालों के अंदर आता है और नालों से हम अपने इन खेतों की सिंचाई करते हैं। उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। सफीती नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम भी नहीं आता है। ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाए कि सफीती में तो यानी कि बहुत सारी जमीन भी ऐसी हैं जिनको हम अपनी कृषि योग्य भूमि बना भी सकते हैं। शर्त इतनी है कि इसके लिए सफीती में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई स्रोत पहुंचाता जाए। सफीती में कोई फल नहीं होता है। मटर तथा सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है, क्योंकि मटर सरसों में तो पानी बहुत कम होता है। जैसे कभी कभी जो वर्षा वगैरह होती है, नल से पानी की सिंचाई वगैरह की जाती है, उसमें ये चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो फसलें यदि हम उगाते हैं तो वे बगैर सिंचाई के वो नहीं की जा सकती हैं। शायद ऊंचाई वायुमंडल के दबाव में कभी ठंड को अधिकता, वर्षा की कमी के बेग्रह कारण यहाँ के पेड़ नहीं होते हैं। सफीती विशेषकर नंगी या वीरान होती है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक शुभ संयोग है। हम कांजा के डाक बंगले में सो रही थी तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का पिछला पहर था। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला
तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ पर जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। उसकी आड़ में देखने लगा कि देखा कि बारिश हो रही थी। वह कहती कि एक शुभ संयोग इसलिए माना जाता है, जब मैं अपनी रात के समय में सो रहा था, उसमें मैंने खिड़की से खोलकर देखा कि बहुत तेज व ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। उसको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत तो आज कोई भाग्यवान व्यक्ति जहाँ सफीती के अंदर आया है। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। क्योंकि अंधेरे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तो केवल मैं उस हवा के झोंके के कारण, केवल उसकी आवाज के कारण ही मैं पहचान रहा था कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। जैसे बर्फ का अंशले तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, नगाड़े पर थाप रही थी, दुखछेन का हवा बजा रही थी, महासंग की धमनी घाटी में तैर रही थी, सफीती की घाटी में वर्षा हो रही थी। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि सफीती के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। सफीती में बहुत दिनों बाद बारिश से हुई है। क्वेश्चन आंसर जैसे इसने बताया कि सफीती के लोगों ने लेखक की यात्रा को शुभ क्यों कहा था कि सफीती में कभी वर्षा नहीं होती, कभी कभी वर्षा होती है। वर्षा का होना एक घटना माना जाता है। लेखक ने जब कांजा के डाक बंगले में सो रहा था, तो उस समय कोई उसने कमरे से खिड़की खड़का रहा था, तो उसने उठकर देखा कि वहां पर बहुत ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इसलिए उसने कहा कि उसकी यात्रा को उसने शुभ माना कि कोई अच्छा मेहमान, शुभ व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसके कारण सफीती में वर्षा हुई है। सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया था? बताया था पंजाब का। लाहौल स्पीति को हिमालय प्रदेश का जिला कब बनाया गया था? 66 में। चारों ओर पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी बताई गई थी? 18,000 फीट बताई थी। और स्पीति जो नदी होती है, जब इस नदी में जाकर मिल जाती है सतलुज में, वह क्षेत्र वर्ष की कितनी मुख्य भूमिका बताया था? 8 महीने तक वहां पर कटाव रहता है, कोई भी आ जा नहीं सकता है। इतनी ज्यादा वहां पर स्पीति में बर्फ पड़ रही होती है। लाहौस में कितनी ऋतु होती हैं? 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत और शीत। और स्पीति में भी 2 ऋतुएं ही होती हैं। स्पीति में वर्षा कब होती है? कभी कभी होती है, जब कोई भाग्यवान व्यक्ति वहां पर आता है तभी वर्षा होती है। स्पीति में कौन सा फल उगता है? कोई भी फल उगता नहीं है। फसलें सिर्फ एक ही बताई गई थी। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ पर? विंध्याचल श्रेणियों पर। मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे माना जाता है? मानसून। ओमणि, ये किसका मंत्र बताया था? बुद्धों का ये मंत्र था। संसार का दूसरा क्या ऐतरक्य है? निवारण करना। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों की होड़ कौन लगा? अगर वहां पर ऊंचाइयों की होड़ लगाते हैं तो क्या एक मृत्यु के समान माना जाता है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना से किया था? ऋतु संहार से किया था। सुक्त संयोग किसे माना गया था? वर्षा को ही सुक्त संयोग वहां पर माना गया है। तो आज हमारा ये 6th लेसन स्पीति में बारिश कंप्लीट हो चुका है। 6 गद्यांश हमारे, जिनकी 100% व्याख्या आपने करनी है। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। ये हमारे परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर हैं। ये बता दिए गए थे हमारे ऑप्शन टाइप। और ये हमने अपना जीवन परिचय बता दिया। तो 6th लेसन स्पीति में जो बारिश है, ये हमारे इसका जीवन परिचय, गद्यांश की व्याख्या, छोटे बड़े सभी पर्सन, राइट प्लस लर्न।